हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक मैं लॉट ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ हिंदी व्याकरण की, जैसे कि कारक, अलंकार, विशेषण, समास, ये सभी वीडियो मैंने करा रखी है और आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने इसकी पीडीएफ भी दे रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है टेलीग्राम का, आप जाकर वॉच कर सकते। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। हिंदी व्याकरण अगर बीएड की प्रिपरेशन करो तो 50 मार्क्स की जो है वो व्याकरण आती है। वे बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा स्वरनाम है? सच्चा वाचक, अनिश्चयवाचक, नीचवाचक या संबंधवाचक? तो इसका आंसर है ए, सच्चा वाचक। वे बहुत अच्छा लड़का है, इसमें सर्वनाम है सच्चा वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस स्वरनाम का प्रकार है? जो कुछ है वो किसका प्रकार है, स्वरनाम का प्रकार है? निजवाचक का, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो कुछ का स्वरनाम है अनिश्चयवाचक। कुछ खाकर ही बाहर जाना मतलब कुछ भी हो सकता है खाने के लिए, तो कुछ का अर्थ है अनिश्चयवाचक। तो आंसर क्या इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आदमी धन की चाहत रखा है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? ऑप्शन है प्रथम कोई शब्द स्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन बी है दूसरी बार आया कोई शब्द स्वनाम है, सी है दोनों बार आया कोई शब्द स्वनाम है, या डी कोई शब्द का प्रयोग स्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। तो इसका आंसर है सी, दोनों बार आया कोई शब्द स्वनाम है। तो कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की रखता है। तो उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो आंसर इसका सी, दोनों बार आया कोई शब्द स्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसका आंसर है ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा सर्वनाम होता है? वो पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। जैसे कि निजवाचक सर्वनाम, बी पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो ये मेरी पतंग है तो सर्वनाम है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनामिक विशेषण, सत्यवाचक सर्वनामिक विशेषण, पर्सनवाचक सर्वनामिक विशेषण या अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण? तो इसका आंसर है डी, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आपको बुला रहा है मतलब अनिश्चय है कि कोई व्यक्ति जो आपको बुला रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इसका आंसर है सी, 11। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कौन से हमारे सब सर्वनाम हैं। और कितने होते हैं हिंदी में सर्वनाम? 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वे आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चितवाचक या संबंधवाचक? तो इसका आंसर है बी, निजवाचक या निजवाचक। वे आप ही चला गया तो एक निज है मतलब निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? इसका आंसर है बी, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, तो कौन सा सर्वनाम हो गया इसमें? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में कोई का किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, डी है निश्चितवाचक, सी संबंधवाचक या डी निजवाचक? तो कोई का अर्थ होता है, सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक। कोई क्या है? अनिश्चय करना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी पर्सनवाचक सर्वनाम या सी संबंधवाचक सर्वनाम या डी निजवाचक सर्वनाम? तो इसका आंसर है संबंधवाचक सर्वनाम। ये आप किसी से कह रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक संबंध बताया जा रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए सर्वनाम
किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? मैं और हम। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं मैं और हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी है माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तू, तू, अन्य, की। सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये और वे, और उपरोक्त सभी गलत हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? बी, माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। रोता के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है इसका आंसर? बी, माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वो कौन से हैं? जैसे कि तू, अन्य, की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या डी निश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर है सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए और कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो सहायता करना मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद बताइए। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, या सी सत्यवाचक सर्वनाम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, निजवाचक सर्वनाम। शीला अपने कपड़े जो है स्वयं धोती है, तो कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वो जो कपड़े धो रही है वो अपने आप धो रही है, मतलब खुद धो रही है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? बी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद बताइए, कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, या सी निश्चितवाचक सर्वनाम, या डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम ताजमहल देखने जाएंगे तो पुरुषवाचक है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो उत्तम पुरुषवाचक है। और इसमें क्या होता है? मैं और हम है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैं पूछा जा रहा है कि मैं ताजमहल देखने जाऊंगी, तो जब भी कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, तो मैं कौन सा होगा? हम। मैं और हम कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है और उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का रूप है। तो आंसर क्या होगा? मैं का हम, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। ऑप्शन है पर्सनवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका आंसर होगा डी, संबंधवाचक। जब भी जो, सो, ये जो करेगा, सो भरेगा, जो आता है वो संबंध बताया जा रहा है, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने, तो आंसर क्या होगा इसका? डी, संबंधवाचक। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, ये भी एक संबंध बताया जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं आंसर है इसका सी, मतलब 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अनिश्चय, संबंध, पर्सन, निश्चय, निज, पुरुषवाचक। तो ये कितने सर्वनाम हो गए हमारे? 6। तो आप याद कर सकते हैं कौन कौन से सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पर्सनवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अगर बार बार करेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो आप इजीली सर्वनाम को लर्न कर सकते हैं, और कौन से सर्वनाम में क्या बताया गया है वो भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम। जैसे कि सीमा बाजार गई, सीमा ने सब्जी खरीदी, तो क्या है इसमें? सर्वनाम है कि संज्ञा के स्थान पर वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? संज्ञा होगी सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसमें है सीमा बाजार गई, सीमा ने सब्जी खरीदी। जो सीमा कहाँ गई? बाजार, वहां क्या खरीदा? सीमा ने सब्जी खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काम मैं आप कर लूंगा। ये काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आपका क्या मतलब है? जैसे कि ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी सत्यवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा बी, निजवाचक सर्वनाम। जैसे उन्होंने कहा कि यह काम मैं आप कर लूंगा, तो एक निश्चित है
कि वे काम जो है वो अपने आप कर लेगा, स्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ऑप्शन सी विशिष्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। संश्लिष्ट कौन कौन से होती हैं? सर्वनाम जैसे कि उसने, मैंने, मुझको, उसको। आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि संश्लिष्ट कौन सी संज्ञाएं होती हैं। उसने, मैंने, मुझको, उसको। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि उसने संज्ञा के स्थान पर होने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे विश्लिष्ट, विश्लिष्ट कौन सी होती है? जैसे कि राम ने, श्याम का या रमन का जो भी नाम पूछा जा रहा है तो वो विश्लिष्ट होती है। विशिष्ट एंड उपयुक्त, तो इसमें क्या होगा? स्थान संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, जैसे कि राम ने, श्याम का, रमन का। तो ये कौन से होगा? विश्लिष्ट, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, मैं जय चंदो संख्या के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका आंसर होगा जातिवाचक, आंसर सी। जैसे कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, तो एक जाति बताई जा रही है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी, जातिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जो है जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, या सी समूहवाचक, या डी भाववाचक। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, आंसर ए। जैसे आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आती तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद बताना है। ऑप्शन है जातिवाचक, बी भाववाचक संज्ञा, या सी गुणवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है मतलब भाव बता रहा है, तो इसमें भाव बताने को क्या कहा जाएगा? भाववाचक संज्ञा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जो समुद्रगुप्त था वो भारत का नेपोलियन था। क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे भी पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन कौन सा? तो आप बता सकते हैं समुद्रगुप्त। अब इसके क्या बताना है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका आंसर है बी जातिवाचक। मतलब जो भारत का नेपोलियन था वो कौन था? समुद्रगुप्त। जो जाति बता रहा है तो जाति को बताने का क्या होता है? क्या आंसर बी जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन है ए रामचरितमानस गंगा, या बी कृष्ण कामायनी मिठास, या सी लखनऊ आम बुढ़ापा, या डी ममता वकील पुस्तक। तो इसका आंसर है ए रामचरित मानस गंगा। तो क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? रामचरित मानस, ये गंगा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विषय, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द का क्या अर्थ है? जातिवाचक, जाति बताना। किसी भी चीज की जाति बताते हैं तो वो कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करना क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? ये भी इसमें भी जाति बताई जा रही है, तो कौन सा होगा आंसर? बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए हरा विशेषण, ऑप्शन बी पतला विशेषण, ऑप्शन सी सभा समूहवाचक, या डी गहरा विशेषण। तो संज्ञा शब्द किससे? तो आंसर क्या है? सी सभा समूहवाचक। सभा क्या है? समूहवाचक है, समूह में रहकर जो काम किया जाता है वो कौन सा होता है? समूह। मतलब कोई बहुत सारे स्टूडेंट समूह में रहकर काम कर रहे हैं तो वो कौन सा समूहवाचक होगा? समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहूं रावण जब केते पद में रावण शब्द का प्रयोग कर्मश हुआ। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक एवं व्यक्तिवाचक,
ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, या सी व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, या डी जातिवाचक। तो कहूँ रावण रावण जग केते, तो कौन सी संज्ञा हुई इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए महाभारत व्यक्ति, बी जापान, या सी भाई संबंधित जाति, या डी लोहा द्रव्य। तो इसका आंसर है सी, भाई संबंध जाति बता रहा है। तो जाति बताना क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। भाई संबंध जातिवाचक संज्ञा है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी नदी, या ऑप्शन डी तेल। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सी, आंसर सी नदी। ये एक जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक नहीं है। ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो परिवार किसमें आता है? समूहवाचक में। आंसर इसका डी, परिवार संज्ञा आती है समूहवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? पीतल जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका आंसर है ए द्रव्यवाचक। पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? आंसर है इसका सी, द्रव्यवाचक। तेजाब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो बाइबल किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर है डी व्यक्तिवाचक। विजयदशमी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए पेट्रोल द्रव्य, बी भीड़, या सी जल, या डी तेल। तो एक पृथक अलग संज्ञा का उदाहरण है भीड़। पेट्रोल जल तेल एक अलग है, और जो भीड़ है समूहवाचक संज्ञा है। तो एक पृथक मतलब जो अलग बता रहा है वो कौन सा बता रहा है? भीड़। भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया गया है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से नहीं किया गया है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया गया है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, किसी भी प्रकार से भाववाचक का निर्माण नहीं किया गया है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होती है जिसमें उपसर्ग का पता चले। द्वंद्व समास का पता चला। द्वंद्व समास कौन से होता है? जिसमें राम और सीता, जिसमें और का पता लगे। और बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जैसे कि बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें बीच में आता है, जैसे के तत्पुरुष समास का पता चलता है। तो इसका आंसर है रसोई घर में कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका आंसर है बी द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजपाणिनि शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, या सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। तो इसका आंसर है डी बहुव्रीहि समास। ब्रजपाणिनि शब्द में कौन सा समास हो गया? आंसर बी बहुव्रीहि समास। जैसे कि व्रज है जिसके हाथ में, व्रज है जिसके हाथ में, तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, या ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। ऑप्शन तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। और बहुव्रीहि समास होता है जैसे कि
इसमें हमने उदाहरण ले रखा है व्रत है जिसके हाथ में, तो ये कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसका जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते तो वह कौन सा समास होता है? आंसर डी, बहुव्रीहि समास। और द्विगु समास कौन सा है? उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में कौन सा था? उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, बहुव्रीहि समास। और कर्मधारय समास तो कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और अव्ययी में पूर्व पद प्रधान हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए मतदाता, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी रामोपासक, राम का उपासक, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो मतदाता कौन सा होता है? मतदाता को मतलब क्या है? मत को देने वाला, मतलब कि कर्मधारय समास। पाठशाला क्या होता है? पाठ के लिए शाला, कौन सा समास है? संप्रदान के लिए क्या है? एक संप्रदान। और मत को देने वाला एक कर्मधारय समास है। रामोपासक, राम का उपासक एक संबंधवाचक है। और नीलकंठ क्या है? नील है जो कंठ, तो वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, नीलकंठ। नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो गया? आंसर डी। बहुव्रीहि समास कौन सा हो गया? जिसमें नीला है कंठ, जिसका अर्थ है शिव, तो एक कर्मधारय समास है। आंसर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए लड़का भूख से अधमरा हो गया था, ऑप्शन बी तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, या सी विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, या ऑप्शन डी उठो दिया बाती का समय हो गया है। तो इसका आंसर है ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तो ये कर्मधारय समास है। और जब मैं तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, द्वंद्व समास है। विवाह संबंध में उच्च नीच देखना पड़ता है, ये भी एक द्वंद्व समास है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, ये भी एक द्वंद्व समास है। और कर्मधारय समास कौन सा हो गया? आंसर ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। और ये तीनों कौन से समास हो गए? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी यज्ञवेदी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी ग्रामवासी। तो इसका आंसर हो गया सी, आजन्म। आजन्म कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव कौन सा है? जिसमें उपसर्ग का पता लगे। तो आ जो है हमारा उपसर्ग है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यज्ञवेदी का मतलब क्या होता है? यज्ञ के लिए वेदी एक संप्रदान है, संप्रदान कारक है। राजकुमार, राज का कुमार, तो का से कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अव्ययी भाव समास। आजन्म, आजन्म एक तत्पुरुष समास है। आजन्म जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये एक अव्ययी भाव समास है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालामृत शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष, ऑप्शन बी षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन सी तृतीय तत्पुरुष, या ऑप्शन डी चतुर्थी तत्पुरुष। तो बालामृत शब्द में समास होगा आंसर डी, चतुर्थी तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष कौन से होते हैं? जिसमें कर्मधारय समास हो। षष्ठी तत्पुरुष होते हैं जिसमें संबंध का बहुत हो। तृतीय तत्पुरुष होते हैं जिसमें कांड बालकों के लिए हो। और चतुर्थी तत्पुरुष, इसका आंसर क्या हो गया? डी, चतुर्थी तत्पुरुष। बालामृत शब्द में समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है चराचरम शब्द में समास होगा। चर और अचर, चराचरम का मतलब होता है चर और अचर, चर और अचर। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जिसमें और का पता लगे वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, लड़का और लड़की, तो ये कौन से समास होते हैं? सभी द्वंद्व समास। तो चराचरम का हम संधि विच्छेद करें तो कैसे निकालेंगे? चर और अचर, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतप जीवित शब्द में समास है। ऑप्शन ए अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष, या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आतप जीवी में समास है, तो करण कौन सा है? करण से, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा? करण तत्पुरुष समास। जैसे कि आतप, आतप क्या है? धूप, धूप से जीने वाला। आतप का मतलब होता है धूप से जीने वाला। तो कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरफनमौला शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो हरफनमौला शब्द में समास है आंसर सी, तत्पुरुष समास। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान शब्द में
कन्यादान शब्द में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका आंसर है ए तत्पुरुष समास। कन्यादान को करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? कन्या का दान। कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान, जो कि संबंध बता रहा है। तो वो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो कन्यादान कौन सा समास है? आंसर है इसका ए तत्पुरुष समास, कन्या का दान। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, ताकि हर वीडियो की आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहे। नेक्स्ट है सहज शत्रक्षक शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो सहज शत्रक्षक शब्द में समास होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप शब्द में समास है। ऑप्शन ए संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी करण तत्पुरुष समास। तो भूकंप शब्द में समास होगा, आंसर है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पुंगव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अपादान तत्पुरुष या ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। तो कवि पुंगव में कौन सा समास है? आंसर है इसका डी अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कवि में पुंगव, तो पुंगव क्या एक श्रेष्ठ है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? डी अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं, जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन। चंद्र वदन का मतलब क्या होता है? चंद्र के समान वदन। नीलोत्पल, नीलोत्पल का मतलब होता है नीला है जो उत्पल, मतलब कि कमल। देवासुर, देवासुर का मतलब होता है देव और असुर। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देव और असुर एक द्वंद्व समास है। दहलाता, दहलाता का मतलब होता है देह रूपी लता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? आंसर सी देवासुर। देवासुर जो है वह द्वंद्व समास है, जैसे कि देव और असुर। और चंद्र वदन का मतलब होता है चंद्र के समान वदन। नीलोत्पल का मतलब होता है नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। देवासुर देव और असुर, और देहलाता देह रूपी लता। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी देवासुर, क्योंकि एक कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला, कला प्रावीण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंधित तत्पुरुष, ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। तो इसका आंसर है डी अधिकरण तत्पुरुष। कला प्रावीण्य में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। कला में प्रवीण, इसका अगर समास को निकालें तो कैसे करेंगे? कला में प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना समास, सद्भावना शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय सतत कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो सद्भावना शब्द में समास है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगर सद का विच्छेद करें तो सत है जो भावना, सत है जो भावना, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका आंसर है सी बहुव्रीहि समास। पंकज में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगर इसका विचार निकाले तो पंख, पंख मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होने वाला क्या होता है? कमल। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। कमल एक कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, मतलब खिलता है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? हमारा बहुव्रीहि समास। तो पंख का मतलब क्या होगा? कीचड़, और उत्पन्न होने वाला क्या है? कमल। तो आंसर है इसका सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन ए घृता घृतानंद, ऑप्शन बी नितिनपूर्ण, ऑप्शन सी कुलश्रेष्ठ श्रेष्ठ, ऑप्शन डी धर्मभ्रष्ट। तो कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? आंसर है इसका डी धर्मभ्रष्ट समास। धर्मभ्रष्ट का हम विच्छेद करें तो धर्म से भ्रष्ट, मतलब कौन सा समास हो गया? अपादान, जिसमें से का बोध हो, तो वो कौन सा हो गया समास? अपादान। धर्मभ्रष्ट एक अपादान तत्पुरुष समास है। घृतन, घृतन का मतलब होता है घी में पक्का आनंद। नीति निपुण का मतलब होता है नीति में निपुण। कुल श्रेष्ठ का मतलब होता है कुल में श्रेष्ठ। तो इसका अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है? आंसर डी धर्मभ्रष्ट। धर्मभ्रष्ट का मतलब होता है धर्म से भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत प्लस में जाल, विपत प्लस में जाल। तो इसका अगर विप जलाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या भूल संधि।
तो विप जाल, जब भी बीच में अगर आधा जा या कोई सा भी वर्ण आए तो वो कौन सा समास होता है, व्यंजन। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। जैसे विप, विप जलाल में संधि है व्यंजन संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो विपत प्लस में जाल, विप जलाल। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन ए तपोगुण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अनुच्छेद, ऑप्शन डी सज्जन। अगर इनका सबका कंजुगेट करें तो कैसे करेंगे, तपो गुण का निकालेंगे, तपा प्लस में गुण जो कि एक विसर्ग संधि है। रामायण को निकालें तो राम प्लस में अयन एक दीर्घ संधि है। अनुच्छेद, अनु प्लस में छेद व्यंजन संधि है। सत प्लस में जन एक व्यंजन संधि है। तो स्वर संधि कौन सी है, रामायण। राम प्लस में अयन एक ये दीर्घ संधि है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुपयोग, दुरुपयोग में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादी संधि, ऑप्शन डी यण संधि। फ्रेंड्स मैंने संधि की वीडियो करा रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाकर संधि की कौन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि कौन सी होती है, अयादी है, यण संधि, सभी संधियां मैंने इसकी वीडियो की करा रखी है और आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि दुरुपयोग में कौन सी संधि है, तो आंसर क्या है इसका, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद करें। उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑप्शन ए उच्च प्लस में आरण, या बी उत्तर प्लस में चरण, या ऑप्शन सी उत प्लस में चरण जो कि व्यंजन संधि है, या डी उच्च प्लस में चरण। तो उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस में चरण जो कि एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सच प्लस में छास्त्र, ऑप्शन बी सत प्लस में शास्त्र, ऑप्शन सी सत प्लस में छात्र शस्त्र, ऑप्शन डी सच प्लस में शास्त्र। तो इसका आंसर है बी सत प्लस में शास्त्र। सच, सच छात्र का हम विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, सत प्लस में शास्त्र। सा का मतलब होता है चा और सा का मतलब होता है छा जो कि एक व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतियां अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे कि ए रीति प्लस में अनुसार, बी रीति प्लस में अनुसार, या सी रीतु प्लस में अनुसार, या डी रीति प्लस में अनुसार। तो इसका आंसर होगा ए रीति प्लस में अनुसार। ई प्लस में आ निकलता है या जो कि एक यण संधि है। ई प्लस में आ क्या होता है हमारा, या जो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। तो इसका आंसर क्या है, ए रीति प्लस में अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ण, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन सी रा, या ऑप्शन ला, ऑप्शन डी ला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। इन सभी का, इन निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द में संधि का भेद है। पावक शब्द में संधि का भेद है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादी संधि, या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो पावक शब्द में संधि का भेद है तो कौन सा है, सी अयादी संधि। पावक एक अयादी संधि है। ओ प्लस में अक, ओ प्लस में आ मतलब आव, ए प्लस में अन्य स्वर मतलब आय, ओ प्लस में अक मिलकर बनाता है पावक, ओ प्लस में आ मिलकर बनाता है आव, ए प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं अय, ए प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं आय, ओ प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं अव, औ प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं आव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से कर लेना कि कौन सा वर्ड क्या मिलकर बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पावक का अयादी संधि, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य देश शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्यो प्लस में दे, ऑप्शन बी सूर्य प्लस में उदय, या सी सूर्य प्लस में उदय, या ऑप्शन डी सूर्य प्लस में उदय। तो इसका आंसर है बी सूर्य प्लस में उदय। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, आ प्लस में ओ मिलकर बनाते हैं ओ, तो सूर्योदय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस में उदय। ये कौन सा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी सूर्य प्लस में उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश प्लस में दा का संधि युक्त पद होगा। ऑप्शन ए जसोदा, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी यशोदा। तो इसका आंसर है बी यशोदा। यशोदे यश प्लस में दा मिलकर बनाते हैं यशोदा। तो कौन सा आंसर है इसका, बी यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विच्छेद है। उल प्लस में आस, या उल प्लस में आस,
उल प्लस में आस या उल्ह प्लस में लास या उत प्लस में लास। तो कौन सा संधि है? ये व्यंजन संधि है, तो इसका आंसर हो गया डी, उत प्लस में लास। जब भी उल्लास का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? उत प्लस में लास, जो कि एक व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माश्री शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि या ऑप्शन डी यन संधि। तो इसका आंसर है महाश्री का सी, आंसर सी गुण संधि है। महाश्री एक गुण संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? महा प्लस में ऋषि, जैसे कि आ प्लस में ऋषि मिलकर बनाते हैं अर्थ, तो महा ऋषि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? महा प्लस में ऋषि। तो ये कौन सी संधि हो गई? आंसर सी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए एक के एक प्लस में एक, या बी मनोरथ, या सी निगुण, या डी सदाचार। अगर हम इन सबका संधि विच्छेद करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? एक प्लस में एक एक वृद्धि संधि है, आ प्लस में ए मिलकर बनाते हैं से। मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद करें तो मन प्लस में रथ, जो कि एक विसर्ग संधि है। निगुण, निगुण का संधि विच्छेद करें तो की प्लस में गुण, जो कि एक विसर्ग संधि है, जो जर कहलाती है। निगुण की प्लस में गुण, जो कि एक विसर्ग संधि है। तो इन सबका किसी भी एग्जाम किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक का संधि विच्छेद करेंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? ये निगुण का, ये सदाचार का। अगर सदाचार का संधि विच्छेद करें तो सत प्लस में आचार, सत प्लस में आचार। तो इसका आंसर क्या होगा? कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? सदा प्लस में आचार, सत प्लस में आचार, आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का विलोम शब्द है। संधि का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी संधि विच्छेद, या ऑप्शन डी मेल। तो इसका आंसर है बी विग्रह। संधि का विलोम शब्द है विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर शब्द में संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो इसका आंसर है बी विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति प्लस में आदि अन्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो इसका आंसर है यण संधि। इत्यादि में संधि है यण संधि। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो कैसे निकालेंगे? ई अपॉन में ई प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं, या ऊ प्लस में बड़ा ऊ प्लस ऊ अपॉन में बड़ा ऊ प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं, वा ऋषि प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं रा। तो कौन सी संधि हो गई? इत्यादि में यण संधि। ये भी अच्छे से करने के ई अपॉन में ई मिलकर क्या बनाते हैं? या ऊ अपॉन में ऊ और अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं वा, ऋषि प्लस में अन्य स्वर मिलकर बनाते हैं रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वापी का संतुति विच्छेद होगा। ऑप्शन ए द्वा प्लस में अवपी, ऑप्शन बी दौ प्लस में अपी, सी द प्लस में आपी, अयापी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्वापी का संतुति विच्छेद होगा, आंसर है बी दौ प्लस में अपी। अगर इसका विच्छेद करें तो कैसे? औ प्लस में आ मिलकर बनाते हैं आप, जो कि अयादि। तो कौन सा आंसर होगा इसका? बी दौ प्लस में अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ जाल का संधि विच्छेद करो। वाक जाल का संधि विच्छेद करो। वक प्लस में जाल, या बी वाक प्लस में जाल, या ऑप्शन सी वाक प्लस में जल, या ऑप्शन डी वाक प्लस में जाल। तो इसका आंसर है ए वाक प्लस में जल। वाक जाल का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? वक प्लस में जल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या ऑप्शन डी गुण संधि। तो इसका आंसर है सी वृद्धि संधि। तथैव शब्द में कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो कैसे करेंगे? तथा प्लस में ए मिलकर बनाते हैं, आ प्लस में आ ए बनाते हैं, आ अपॉन में आ माइनस ओ अपॉन में औ मिलकर बनाते हैं औ, आ अपॉन में आ माइनस ओ अपॉन में औ मिलकर बनाते हैं औ, जो कि वृद्धि संधि है। तो तथैव में कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, ऑप्शन है लुंडित, महाप्राण, पार्श्विक, या उष्मा। लुंडित होता है रा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लुंडित कौन सा वर्ण होता है? तो लुंडित होता है रा, महाप्राण सेकंड एंड फोर्थ होता है, और पार्श्विक होता है ला, और उष्म कौन कौन से होते हैं वर्ण? शा, षष्कोण वाला शा, सिंपल सा, हा, और तालुक्य। तो ये हमारे उष्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जीभ की नोक से रगड़ खाकर कांपती है,
आंसर हो जाएगा इसका ए, लुंडित, जो कि रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की भाषा की दृष्टि से उष ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा की दृष्टि से जो ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन है अग्र विवृत या पार्श्व पाश्चात्य समृत या पश्व पार्श्व निवृत या अग्र समृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्श्व समृत। पार्श्व समृत कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, ये हमारे पार्श्व समृत है। तो ऊ एक क्या है? पार्श्व समृत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन है अग्र स्वर, बी माध्य स्वर, सी समृत स्वर या डी पार्श्व स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समृत स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो उसके अंतर्गत नहीं आएंगे समृत स्वर। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये समृत स्वर नहीं होते हैं। अग्र स्वर होते हैं ई, बड़ी ई, ए और ए, बड़ा ए। फ्रेंड्स, की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं ई, बड़ी ई, ए और ए, जो कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। माध्य स्वर आ होता है हमारा, और समृत स्वर होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और पार्श्व स्वर होते हैं आ, ऊ, ओ और औ। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? ए, मतलब बी आंसर इसका, जो बड़ा ए होते हैं वो अर्धविवृत स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत स्वर कौन से होते हैं? ए, मतलब छोटा ए हमारा विवृत स्वर है। और अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? आ, ए, ओ और ओ हमारे अर्धविवृत स्वर होते हैं। समृत स्वर होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और अर्ध समृत होते हैं ए और ओ। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं, पूछा जाएगा ए, ओ, या अलग से पूछा जा सकता है ई और ओ। आपको पहचानना होगा कि अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं, या समृत स्वर कौन से होते हैं, या विवृत स्वर कौन से होते हैं। इनको सभी को अच्छे से लर्न कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि निम्नलिखित में से अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? बड़ा ए हमारा अर्धविवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। तो इसका आंसर हो जाएगा अघोष, ए। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे अघोष होते हैं, एवं शाह, षष्कोण वाला सा और सा हमारे अघोष होते हैं। फर्स्ट और सेकंड मतलब कि का और खा कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। सघोष कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा हमारे अघोष होते, सघोष होते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते में समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाते हैं? अघोष, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, ए, औ, ए और या ए। तो कौन सा है जो हमारा कंठ तालव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए जो है हमारा कंठ तालव्य है। और ए मिलकर किससे बनता है? आ प्लस में ई से मिलकर बनता है ए। तो क्या हो गया? कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य कौन सा वर्ण होता है? ए हमारा कंठ तालव्य। इसका आंसर है डी। और बड़ा ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस में ए, आ प्लस में ई मिलकर बनाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलतू स्वर कौन सा है? पलतू स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम या ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओम हमारा पलतू स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में श का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? श, छ, या का। तो इसका आंसर हो जाएगा का। जो श मिलकर बनता है का से, किससे मिलकर बनता है? श, का से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है था, वा, का या चा। तो हमारा महाप्राण वर्ण है था। आंसर हो जाएगा इसका ए। सेकंड और फोर्थ होते हैं हमारे महाप्राण, मतलब का, खा क्या है हमारा? महाप्राण। और घा क्या है हमारा? महाप्राण। जो सेकंड और खा, सेकंड और फोर होते हैं वो कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, खा हमारा महाप्राण है। नेक्स्ट है, काकल्य वर्ण कौन सा है? जो काकल्य वर्ण है वो कौन सा है? या, दा, हा या मा। तो काकल्य वर्ण है हमारा हा। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठे ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन है का, खा, गा या घा।
तो जो खा है हमारा स्पर्श व्यंजन में भी आता है, कंठ ध्वनि में भी आता है, आघोष में भी आता है और महाप्राण ध्वनि में भी आता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, खा। कंठ ध्वनि कौन कौन सी होती है? का, खा, गा, घा, ड़ा। तो ये हमारे कंठ मतलब जो का और कान से बोली जाती है। किससे बोली जाती है? कान से बोली जाती है। तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? का, खा, गा, घा, ड़ा। ये हमारी कंठ ध्वनि है। और अघोष कौन सा होता है? फर्स्ट एंड सेकंड अघोष होता है, महाप्राण होते हैं सेकंड और फोर्थ वर्ण। जैसे कि खा, खा हमारा क्या है? महाप्राण है, और घा भी हमारा महाप्राण है। और अघोष में का हमारा अघोष है, और खा भी हमारा अघोष है। या ता हमारा अघोष है, था हमारा अघोष है। जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं वो अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं सेकंड और फोर्थ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? ऑप्शन है था, फा, मा या वा। दंतोष्ठ व्यंजन है हमारा वा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा। वा हमारी दंतोष्ठ व्यंजन दंतोष्ठ ध्वनि है वा। था क्या है हमारा? दंतनी है, और फा क्या है? ओष्ठी है, और वा क्या है? दंतोष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ला। पार्श्विक ध्वनि है हमारी ला। और ए क्या है? मूर्धन्य है, और रा क्या है? लुंडित। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी हुई? ला। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्वर नहीं है? ऑप्शन है आ, उ या ई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आ एक सजातीय है, मूल दिग्र भी है, और गुरु भी है, और दिग्र भी है। आ हमारा सजातीय भी है, मूल दिग्र भी है, गुरु भी है, और दिग्र भी है। तो आ क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक स्वर नहीं है। और जो आ स्वर है आ, उ, ई हमारे प्राकृतिक स्वर है, लेकिन जो आ है बड़ा आ वो हमारा प्राकृतिक स्वर नहीं है, ये हमारा सजातीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ए क्या होते हैं? हमारे कंठ तालव्य स्वर होते हैं, और ई और बड़ी होती है तालव्य स्वर, और उ होती है हमारी ओष्ठीय स्वर, ओ और औ होते हैं हमारे कंठ ओष्ठीय स्वर, और आ और बड़ा आ होता है कंठीय स्वर। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंठ तालव्य स्वर कौन से? तो आप बता सकते हैं ए और बड़ा। ए हमारे कंठ तालव्य स्वर है। तालव्य स्वर पूछा जाए तो ई और बड़ी ई तालव्य स्वर है, और ओष्ठीय स्वर पूछा जाए तो उ और बड़ा उ ओष्ठीय स्वर है। और कंठ ओष्ठीय स्वर कौन सा हो जाएगा? ओ और औ। और कंठीय स्वर कौन सा हो जाएगा? आ और बड़ा आ। ये हमारे कंठीय स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब गा। गा हमारा अल्प प्राण व्यंजन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तथा सभी स्वर हमारे या, रा, ला, वा कौन से है? अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। तो गा क्या है? हमारा अल्प प्राण व्यंजन है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। आंसर डी। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, और वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये मूर्धन्य उत्क्षेप ध्वनि है। ये कौन सी है? ये मूर्धन्य उत्क्षेप ध्वनि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चा, छा, जा, झा हमारी स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। और का, खा, गा कंठ्य व्यंजन है, कंठ्य स्वर में आते हैं, और टा, ठा हमारे तालव्य में आते हैं। और चा, छा, जा कौन से में आते हैं? स्पर्श। चा, छा, जा हमारे आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाह। वाह हमारा दंतोष्ठीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठीय। फ्रेंड्स, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि दंतोष्ठीय व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे वाह। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि कौन सी, तो आप बताएंगे दंतोष्ठीय हमारी वाह ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युग्म ध्वनि। युग्मक ध्वनि हमारी प्रसन्नता ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा व्यंजन है। वा व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन है। वा व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी मतलब हा। हा हमारा काकल्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब शा। शा हमारा का के बाद व्यंजन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थे और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थे और उष्म वर्ण होते हैं हमारे 8। अंतस्थे होते हैं या अलावा हमारे अंतस्थे हैं, और उष्म होते हैं हमारे शा, वाला शा, सा और हा हमारे उष्म व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन है हमारे 8। और वो कौन कौन से? या अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब उआ। उआ छा से डा के बीच अक्षर है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर बी। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को बांटा जाता है 2। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब खा हमारी स्पर्श व्यंजन भी है, कंठध्वनि भी है, आघोष भी है और महाप्राण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रा का विवरण है। रा का विवरण है आंसर ए, लुंडित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। रा हमारा लुंडित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण व्यंजन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हा हमारा स्पर्श व्यंजन ध्वनि है। तो कौन सा हो जाएगा इसका व्यंजन संघर्षी? कौन सा है? हा, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कौन सा समूह है? समूह में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, का चा पद हमारा स्पर्श व्यंजन समूह में आता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जा हमारा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी मतलब झा। झा हमारा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हमारे स्पर्श व्यंजन ध्वनि है, और सेकंड फोर्थ हमारे महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, का और ता अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वे क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वे क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत भूमि। मृत भूमि में रा व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रापूर्ण में वर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा रा। रा में क्या है? प्रापूर्ण वर्ण है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में सा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा का। का के बाद आता है हमारा शा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद। आंसर ए। नेक्स्ट है, दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाह। वाह दंतोष्ठीय ध्वनि है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये तो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे। आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है, या कंठस्थ तालव्य कौन से, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, लिंबित वर्ण कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो देखने की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर